तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे। आज मैं बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं का हिंदी विषय, ठीक है, हिंदी विषय का तीसरा पार्ट संपूर्ण क्रांति। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने संपूर्ण क्रांति का सारांश बताया था, इसलिए प्यारे बच्चों आज हम संपूर्ण क्रांति का प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्नों की यदि हम कुल संख्या बात करें तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों 9 प्रश्न हैं, ठीक है, जिसमें से व्याख्या आपको नहीं दिया गया है। प्यारे बच्चों, एक सेपरेट वीडियो में मैं आप सभी को व्याख्या, सारांश और वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि आप इसे अपने कॉपी में लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां दिए गए लिंक को क्लिक कर इसे अपने कॉपी में लिखें। और यदि आपने अभी तक 12th पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्यारे बच्चों आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। पूरे कोर्स का मात्र आपको 1000 रुपये लगेंगे, जिसमें सभी विषय का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, चैप्टर वाइज MBBI क्वेश्चन 2022 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। अंत में गैस क्वेश्चन निःशुल्क आपको दिया जाएगा। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। प्यारे बच्चों, आपका जो पहला प्रश्न निकल करके आता है, पहला प्रश्न है आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं? ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जयप्रकाश नारायण जब अमेरिका में थे तो अमेरिका में भी आपको कट्टर क्या थे, तो कट्टर कांग्रेसी थे, ठीक है, सॉरी कट्टर कम्युनिस्ट थे, ठीक है। लेकिन जब वो भारत आए तो वे कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होने कर गए। और उसके बाद जो है आज़ादी के बाद जो जयप्रकाश नारायण है उन्होंने छात्रों को प्रोत्साहन किया छात्र आंदोलन के लिए। बाद में वो छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने लगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको जवाब देना है, ठीक है। यानी कि प्रश्न है आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार, यानी कौन सा आंदोलन? तो प्यारे बच्चों जो छात्र आंदोलन था, यानी छात्र आंदोलन के संबंध में जयप्रकाश नारायण जी का क्या विचार था, उसके अलावा भी जो आपको आंदोलन रहा हो, ठीक है। आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते, यानी कि जो छात्र और जो आंदोलन है जो उसका नेतृत्व वे किस शर्त पे करते हैं? क्योंकि जो छात्र आंदोलन में जो छात्र क्या कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी को ही कहते हैं कि सर आप ही नेतृत्व करिए, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण जी कैसे स्वीकारते हैं और कौन सी शर्त रखते हैं, इन्हीं का जवाब प्यारे बच्चों आपको देना है, ठीक है। तो देखिए, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि भ्रष्ट केंद्रीय सरकार को जयप्रकाश नारायण जी उलट देना चाहते हैं। जो केंद्र में जो भ्रष्ट सरकार है उसको उलट देना चाहते हैं। तो उस समय किसका सरकार था? तो प्यारे बच्चों आपका इंदिरा गांधी का सरकार था। यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जो है वह इंदिरा गांधी के सरकार को उलट देना चाहते हैं, क्योंकि उसके शासन टाइम में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ठीक है, महंगाई ये चरम सीमा पर थी। इसलिए जयप्रकाश नारायण जी केंद्रीय सरकार को उलट देना चाहते थे, ठीक है। बिहार के छात्रों ने एक आंदोलन चलाया था, ठीक है। उसी समय बिहार के जो छात्रों ने एक आंदोलन चलाया था। बाद में जयप्रकाश नारायण इसके नेता बने, यानी इसी आंदोलन के जो जयप्रकाश नारायण इनके नेता बन गए। वो आंदोलन कौन सा था? तो प्यारे बच्चों छात्र आंदोलन था, ठीक है। यह क्रांति थी। अब यह जो क्रांति जो था वो बाद में आपको क्या बन गया? तो संपूर्ण क्रांति, यानी यह क्रांति थी संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश बार बार छात्राओं से कहते थे, यानी अपने विद्यार्थी जो कॉलेज के जो छात्र थे, विश्वविद्यालय के, उनसे कहते थे कि देश का भविष्य आपके हाथ में है, यानी देश की भविष्य, देश का बागडोर वो आपके हाथ में है। उत्साह है आपके अंदर क्या है? उत्साह है, क्योंकि आप जवान हैं, यंग है, आपके अंदर शक्ति है, ठीक है। यानी उत्साह है आपके अंदर, शक्ति है आपके अंदर, जीवनी है आपके अंदर। आप नेता बनिए। आप क्या बनिए? आप नेता बनिए। जयप्रकाश उन्हें सलाह देंगे, और सलाह कौन देंगे? तो जयप्रकाश नारायण जी उन्हें सलाह देंगे। लेकिन छात्रों ने नहीं माना, उनको नेतृत्व करने के लिए बाध्य कर दिया, ठीक है। अब जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि देखो, जो तुम्हारा आंदोलन है छात्र आंदोलन, हम तुमको सलाह देंगे, मशवरा देंगे, तुम आगे बढ़ो। लेकिन छात्र ने क्या किया? तो छात्र ने उनको अपने आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बाध्य कर दिया, ठीक है। बाध्य तो कर दिया, ठीक है। अब देखिए पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है,
जयप्रकाश नारायण ने तब कहा कि वह तब ही सलाह लेंगे, यानी नेतृत्व करने का सलाह लेंगे, वे छात्रों की बात ज़्यादा सुनेंगे, लेकिन शर्त थी कि फैसला उनका होगा। ठीक है, इस फैसले की सभी को मानना होगा, यानी कि जो भी फैसला होगा सभी को मानना होगा, तब तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व का मतलब होगा, यानी कि जो भी फैसला होगा उस फैसले को सबको मानना होगा, तभी तो जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व का यह मतलब होगा, तभी क्रांति सफल होगी, अन्यथा सभी बिखर जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इन शर्तों पे जयप्रकाश नारायण जी छात्र आंदोलन का ये नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो आपका पहला प्रश्न है, यह पहला प्रश्न आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दें। मैंने आपको बताया था कि जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका कब गए? तो जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका पढ़ने के लिए 1922 ईस्वी में गए। मैंने कल बताया था ना कि 1922 ईस्वी में आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए वे अमेरिका गए और 1923 ईस्वी में वे विश्वविद्यालय में अपना एडमिशन करवाए। अब अमेरिका में जो जयप्रकाश जी रहते हैं तो उनका प्रवास किस प्रकार से था? तो प्यारे बच्चों जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका में एडमिशन तो करा लिए, लेकिन अपना खर्चा चलाने के लिए, कॉलेज का फी भरने के लिए उनके पास रुपया नहीं था, पैसा नहीं था, इसलिए जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका का जो बागान था, बगीचा था, उसमें काम किया करते थे, कारखानों में काम करते थे। ठीक है, जूते पॉलिश करते थे, एक ही कमरा में रहते थे। ठीक है, एक ही कमरा में रहते थे 2-3 आदमी मिल करके। उसके बाद फिर भी पैसा नहीं पुरता था तो होटलों में बर्तन मंजते थे, वेटर का काम करते थे। उसके बाद जब वो सोते थे तो उनको चारपाई तक प्यारे बच्चों नसीब नहीं होता था। तो इस प्रकार से जयप्रकाश जी का अमेरिका में प्रवास पूरा कठिन भरा था। इन कठिन परिस्थिति में जयप्रकाश नारायण जी अपना शिक्षा पाते हैं। ठीक है, आपको पूछता है कि इस अवधि में कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है? तो उनके संघर्ष भरे दिन, वे संघर्ष करके शिक्षा प्राप्त किए, जैसे जूते पॉलिश करके, बर्तन मांज के, वेटर बन के, यह जो बात है मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारे बच्चों प्रभावित करती है। तो इसी को उत्तर आपको लिख देना है। उत्तर लिखना क्या, देखिए, अमेरिका के बागानों में जयप्रकाश नारायण ने काम किया, कारखानों में काम किया। जब वे यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब छुट्टियों में काम करके कमा लेते थे। खाना 3-4 मित्र मिलकर पकाते थे, एक कटोरी में, एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रहते थे, यानी एक कमरा में कई आदमी मिलकर रहते थे। वह 1 घंटा होटल में या तो बर्तन धोते थे या वेटर का काम करते थे। इससे शाम और दिन का खाना मिल जाता था। बिना चारपाई के किसी तरह काम चलाते थे। जयप्रकाश नारायण गरीबी में पढ़ाई पूरी तरह की, यहाँ तक कि जूते साफ काम करने का भी काम करते थे, यानी जूते साफ करने का भी काम करते थे और पढ़ते भी थे। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जूते भी साफ करें, आप पढ़ाई भी करें, आप बर्तन भी मांजें और पढ़ाई भी करें? आप कर सकते हैं? नहीं ना। सोचिए जयप्रकाश नारायण जी का जो जब वे पढ़ते थे तो कितना संघर्ष भरा दिन था। याद करिए, उस चीज को इमेजिन करिए। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने जब बीए पास कर लिए तब स्कॉलरशिप मिल गई। 3 महीने बाद वे असिस्टेंट बन गए, यानी सहायक शिक्षक बन गए। ठीक है, इस तरह जयप्रकाश नारायण का अमेरिका प्रवास अत्यंत संघर्षपूर्ण और गरीबी भरा था। ठीक है, अब आपको कौन सी बात प्रभावित करता है? तो प्यारे बच्चों, मुझे बचत में रहकर स्कॉलरशिप प्राप्त कर पढ़ना मुझे बेहद प्रभावित करता है। किसका? तो जयप्रकाश नारायण जी का। वो किस प्रकार बचत करके रहते थे और किस प्रकार स्कॉलरशिप लेकर के पढ़ाई जारी रखे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमारा यह दूसरा प्रश्न है ना हो चुका है। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों तीसरा हमारा प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में सम्मिलित क्यों नहीं हुए?
जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों सम्मिलित नहीं हुए। ठीक है, मैंने बताया था कि जब जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका में थे, वे जब जूते साफ करते थे, बर्तन मांजते थे, इसलिए वे मजदूर वर्ग से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। बाद में वे कट्टर कम्युनिस्ट है न बन गए। इस कारण अमेरिका में जो जयप्रकाश नारायण जी थे वे काफ़ी ज़्यादा कट्टर कम्युनिस्ट थे। ठीक है, अब जब उनकी माँ बीमार पड़ी, ठीक है, अब जब प्यारे बच्चों उनकी माँ 1929 ईस्वी में बीमार पड़ी, कब, तो 1929 ईस्वी में। तो जब 1929 ईस्वी में आते हैं तो वे भारत में कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित नहीं होते, सॉरी कम्युनिस्ट पार्टी में सम्मिलित नहीं होते हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित होते। वे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि देखो हमारा जो देश है उस समय गुलाम था, यानी 1929 में हमारा देश गुलाम था, और देश को आज़ाद कराने के लिए हमें उस पार्टी का समर्थन देना चाहिए जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा हो। भले वो देश पूंजीपतियों के वर्ग के हाथ में हो, भले वो बूढ़े के हाथ में हो। कांग्रेस हमें बतलाता है कि देश की आज़ादी के लिए, सॉरी कम्युनिस्ट पार्टी हमें यह बतलाता है कि देश की आज़ादी के लिए हमें लड़ना चाहिए, भले उसका नेतृत्व पूंजीपतियों ही क्यों ना करे, बूढ़े वर्ग ही क्यों ना करे। इसलिए जयप्रकाश नारायण जी भारत में कम्युनिस्ट पार्टी में सम्मिलित ना होकर के कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो देखिए अमेरिका में जयप्रकाश नारायण जी कट्टर कम्युनिस्ट बन गए थे, लेकिन वह जमाना था ट्रॉट्स्की का, लेनिन का। 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद वे मार्क्सवादी बन गए। जब वे भारत लौटे तो कट्टर कम्युनिस्ट बनकर लौटे, लेकिन वह कम्युनिस्ट पार्टी में सम्मिलित नहीं हुए, यानी भारत के कम्युनिस्ट पार्टी में सम्मिलित नहीं हुए, बल्कि कांग्रेस में दाखिल हुए। ठीक है, यानी कि भारत में जब आए तो कम्युनिस्ट पार्टी में सम्मिलित नहीं हुए, बल्कि आपका कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हुए। ठीक है, क्योंकि देखिए जयप्रकाश नारायण जी कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उस समय देश गुलाम था। उन्होंने लेनिन से सीखा था कि वह यह सीखा था कि जो देश गुलाम है वहाँ के जो कम्युनिस्ट हैं उनको कदापि वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, यानी कि आज़ादी से अलग नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चाहे उस लड़ाई का नेतृत्व बुजुर्ग वर्ग या पूंजीपतियों के हाथ में हो। ठीक है, उन्हें अपने को अलग थलग नहीं रखना चाहिए, यानी कि यदि जयप्रकाश नारायण जी भारत आते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी में सम्मिलित होते हैं और आज़ादी की लड़ाई में वे ये कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित नहीं होते हैं, तो यह किसके सिद्धांत के खिलाफ था? तो प्यारे बच्चों लेनिन के सिद्धांत के खिलाफ था। ठीक है, इसलिए जयप्रकाश नारायण जी लेनिन से सीखा था कि यदि देश में आज़ादी का लड़ाई लड़ रहा हो तो हमें उस पार्टी का साथ देना चाहिए जो पार्टी आज़ादी के लड़ाई में सम्मिलित हो। हमें एकजुट हो जाना चाहिए, भले उसका जो नेतृत्व है वो कोई पार्टी करे, पूंजीपति करे या कोई भी करे। ठीक है, ये आपका हो गया तीसरा। अब हम प्यारे बच्चों आते हैं चौथे प्रश्न पे। हमारा जो चौथा प्रश्न है वो यह है, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जयप्रकाश नारायण जी अपने भाषण में किया? ठीक है, यानी बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जयप्रकाश नारायण जी अपने भाषण में किया? प्यारे बच्चों जब जयप्रकाश नारायण जी भाषण देते हैं तो वे बापू और यानी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि महात्मा गांधी को आप कितना भी आलोचना कर दो, कितना भी आप बुराई कर दो, नेहरू जी का बुराई कर दो, लेकिन नेहरू जी, बापू जी क्या करते हैं? सबका सम्मान करते हैं और सबको समझा बुझाकर अपने साथ लेकर देश की आज़ादी के लिए लड़ते हैं। यह बात काफ़ी ज़्यादा जयप्रकाश नारायण जी को प्रभावित करता है, इसलिए इस वाक्य को वो अपने भाषण में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको उत्तर इस प्रकार से लिखना है, बापू और नेहरू में महानता छिपी हुई थी। उनकी महानता यह थी कि वे आलोचकों को बर्दाश्त करते थे, यानी जो भी आलोचक थे उनको बर्दाश्त करते थे। वे आलोचकों को सम्मान करते थे, वे आलोचकों को समझाकर बुझाकर साथ लेने में विश्वास करते थे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये आपका चौथा प्रश्न हो गया।
अब हम आते हैं 5वें प्रश्न पे। तो प्यारे बच्चों 5वां प्रश्न है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। ठीक है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, क्या आप जयप्रकाश नारायण से सहमत हैं? ठीक है, इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? तो प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। तो प्यारे बच्चों भ्रष्टाचार की गलत है सरकार का गलत नीति, यानी जो इंदिरा गांधी थी उसका जो नीति था, जो सिद्धांत था, ठीक है, इससे लेकर के जयप्रकाश नारायण जी काफ़ी अपसेट थे, उदास थे। ठीक है, मतभेद था। इसलिए तो जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि जो भ्रष्टाचार का मुख्य रूप से जड़ सरकार की गलत नीति है, जिस कारण भूखमरी, महंगाई, भ्रष्टाचार आपको फैला है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि बिना रिश्वत दिए जो केंद्र में जो सरकार बैठा हुआ है उसका जो मशीनरी अंग है, जैसे पदाधिकारी कोई सा भी हो गया, ऑफिसर हो गया, पुलिस हो गया, बिना घूस दिए कोई काम आगे बढ़वे नहीं करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तर देना है। तो उत्तर पहले से देख लेते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां हैं। इन गलत नीतियों के कारण भूखमरी, महंगाई और भ्रष्टाचार फैला है। जनता का कोई काम बगैर रिश्वत दिए नहीं होता। सरकार का हर मशीनरी अंग बगैर रिश्वत लिए जनता का कार्य नहीं करता। यानी मशीनरी अंग क्या, कोई भी ऑफिसर, पदाधिकारी, पुलिस उलिस, बिना घूस नहीं दीजिएगा तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि सरकार का हर मशीनरी अंग मतलब वही ऑफिसर सब, ठीक है, बगैर रिश्वत लिए जनता का कार्य नहीं करती। हर प्रकार के न्याय के लिए जनता दब रही है, कर्रा रही है। ठीक है, शिक्षण संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है। हमारे देश के वीर नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है और उनकी जीवन नष्ट हो रहा है। इस प्रकार चारों ओर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। ठीक है, भ्रष्टाचार संबंधी जेपी के विचार उचित है, यानी कि जो भी बोले जेपी जी यानी जयप्रकाश नारायण जी वो उचित है। तो भ्रष्टाचार संबंधी जयप्रकाश नारायण जी के विचार उचित है। इसे दूर करने के लिए समाजवादी तरीकों से सरकार ऐसी नीतियां बनाए जो लोक संघर्ष कल्याणकारी हो, यानी कि लोक संघर्ष के लिए कल्याणकारी हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये भी आपका हो गया, 5वां प्रश्न हो गया। अब हम प्यारे बच्चों आते हैं 6ठे प्रश्न पे। हमारा 6ठा प्रश्न है, दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? ठीक है, दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, दल विहीन लोकतंत्र राजनीति सिद्धांत है। दल विहीन लोकतंत्र राजनीतिक सिद्धांत है। ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधियों की स्थापना की गई। दल विहीन लोकतंत्र मार्क्सवादी और लेनिनवाद के उद्देश्य में से है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य का यहाँ पर छः लिखा गया, क्षय होता जाएगा। यहाँ पर छो काट करके क्षय कर दीजिएगा। ठीक है, क्षय होता जाएगा यानी अंत होता जाएगा और अंत में स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना होगी। स्टेटलेस जिसका मतलब ही होता है दल विहीन, स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना होगी। यह लोकतंत्र निश्चित ही दल विहीन होगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आपका 7वां प्रश्न है, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण जी की क्या क्या अपेक्षाएं? जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमें संघर्ष समिति बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो संघर्ष समिति से जयप्रकाश नारायण जी क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, संघर्ष समिति जनता या छात्रों की होगी। किसकी होगी? या तो जनता का होगा या तो छात्रों का होगा। उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा। यानी समाज में जितना भी अन्याय हो रहा है, अनीति, जैसे घूसखोरी हो गया, ठीक है, घूसखोर कौन करता है? पुलिस हो गया, अफसर हो गया, नेता हो गए, उनके विरुद्ध भी हमें जाना है संघर्ष समिति। ठीक है, तो अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा और इस प्रकार से इन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा, यानी सभी का बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। गांव में छोटे अफसर या कर्मचारियों की, चाहे वो पुलिस की हो या किसी अन्य प्रकार के, जो घूसखोरी से चलते हैं उनके खिलाफ संघर्ष करना होगा।
किनके खिलाफ? तो जो घूसखोरी से चलते हैं, जैसे सरकार का मशीनरी अंग कौन? तो पुलिस, ऑफिसर, कर्मचारी यदि घूसखोरी करते हैं तो उनके खिलाफ संघर्ष करना होगा। साथ ही साथ जिन बड़े किसानों ने बनामी या फर्जी बंदोबस्ती की, जैसे बड़े बड़े किसान बनामी और फर्जी बंदोबस्ती करते हैं ना, उनका भी विरोध समिति ही करेगा। कौन करेगा? तो प्यारे बच्चों समिति ही करेगा। तो इस प्रकार से जयप्रकाश नारायण जी संघर्ष समिति से अपेक्षाएं रखते हैं। ठीक है, कि जो संघर्ष समिति है वो जनता के लिए अच्छे काम करे, यदि कोई घूस लेता है उसके खिलाफ जाए। ठीक है, अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न हमारा 8वां प्रश्न आता है। हमारा 8वां प्रश्न है, चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण जी के प्रमुख सुझाव क्या है? उन सुझावों से आप कितना सहमत हैं? ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, जयप्रकाश नारायण असंगठित जनता को संगठित करना चाहते हैं, यानी अपनी भाषण के माध्यम से संगठित करना चाहते हैं, ताकि उसमें ऐसी शक्ति आ जाए कि वह सही आदमी का चुनाव कर सके तथा चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों के आचरण पर यथासंभव अंकुश कर सके। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने कुछ सुझाव दिए हैं। एक तो यह कि जब विधानसभा का अगला चुनाव हो तो छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समितियां मिलकर कि आम राय से अपना उम्मीदवार खड़ा करें, यानी जो भी उम्मीदवार हम खड़ा करेंगे वह छात्र संघर्ष या जन संघर्ष समितियां मिलकर के करेगा। ठीक है, अथवा जो उम्मीदवार खड़ा किया जाए उनमें से किसी को मान्य करे। यदि इन समितियों के बीच आम राय नहीं होती तो ऐसा रास्ता बनाया जाएगा जिससे आपस में फूट हुए बगैर समितियां अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेगी। यानी कि इस प्रकार से नहीं बनाना है कि समिति फूट जाए यानी टूट जाए। ठीक है, तो जिससे आपस में फूट हुए बगैर यह समिति अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेगी या किसी एक उम्मीदवार को अपनी मान्यता दी सकेगी। ठीक है, इस प्रकार के चुनाव में जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा, यानी जनता और छात्रों की संघर्ष समिति या उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों लास्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ? ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, जब दिनकर जी जयप्रकाश नारायण के घर से विदा हुए यानी कि गए, उसी रात को रामनाथ गोयनका के घर पर वह मेहमान थे। ठीक है, रात को दिल का दौरा पड़ा। किसको? तो दिनकर जी को रात को दिल का दौरा पड़ा। अब जैसे ही दिल का दौरा पड़ा तो 3 मिनट के अंदर यानी 3 मिनट में रामनाथ गोयनका ने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। ठीक है, किसको? तो दिनकर जी को। ठीक है, रामनाथ गोयनका ने मात्र 3 मिनट के अंदर उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। अस्पताल में पूरे दवा दारू का इंतजाम था। दवा दारू का मतलब दवाई का, दारू नहीं समझ लीजिएगा, पूरा वहाँ दवा दारू का पूरा इंतजाम था, मतलब पूरा दवाई का व्यवस्था था। सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर के तैयार थे, आला वाला लेकर के। ठीक है, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया, अर्थात दिनकर जी का निधन हो गया था। ठीक है, उसी रात दिनकर जी का निधन हो गया। वह तारीख थी 24 अप्रैल 1974 ईस्वी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपका प्रश्न उत्तर तीसरा अध्याय का यहाँ पर समाप्त होता है। अब आपका व्याख्या बच गया है, सारांश बच गया है और वस्तुनिष्ठ बच गया है। आगे की वीडियो में हम आपको करा देंगे। यदि आपने अभी तक 12th पेड कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं, सभी विषय का मात्र 1000 लगेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों परचेज कर ही लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें MBBI क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपका जो नंबर है वो नंबर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आएगा। आप एक बात हमेशा याद कर लीजिए, आपके जीवन में सब कुछ बदल सकता है लेकिन 12th में पाया हुआ नंबर बुढ़ारी तक नहीं बदलेगा। यदि आप बुढ़ारी तक शान से जीना चाहते हैं कि मेरा 12th में 80% नंबर है, तो प्यारे बच्चों अभी ज्वाइन करें हमारा 12th पेड कोर्स व्हाट्सएप ग्रुप। अत्यधिक जानकारी के लिए कॉल करें 70 61 50 45 52। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, जय हिंद।